हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। आज हम कक्षा 11 की भौतिकी का अध्याय सेकंड जो कि मात्रक और मापन चल रहा है उसका दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय का मापन। इसमें हम देखेंगे कि लंबाई का मापन किन किन विधियों से होता है, जैसे कि लंबन विधि किसी दूर स्थित तारे, नक्षत्र की दूरी ज्ञात करने में। फिर बहुत छोटे अणुओं की दूरी, एक एग्जाम्पल लेंगे ओलिक अम्ल के आणविक आकार का आकलन। फिर देखेंगे कि लंबाई की परास कहाँ से कहाँ तक होती है। उसके बाद द्रव्यमान का मापन किन किन विधियों से होता है, जैसे बड़े पिंड, ग्रह, तारों का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। फिर बहुत छोटे कण जैसे परमाणु और परमाणु से छोटे कणों का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं और उस द्रव्यमान की परास क्या होती है। और फाइनली देखेंगे कि समय का मापन किन किन घड़ियों द्वारा किया जाता है और समय की परास क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय का मापन। सबसे पहले बड़ी दूरी के मापन से स्टार्ट करते हैं, जैसे किसी नक्षत्र या तारे की दूरी ज्ञात करना। इसे कहते हैं लंबन विधि, अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं हमारे वीडियो से, ये फ़ायदा रहता है। तो हमेशा पेंसिल और पेन लेकर बैठें, इसको मूवी की तरह से नहीं देखें जैसे कि बाकी वीडियो देखते हैं आप। तो आपको समझ में भी आएगा और एग्जाम के लिए नोट्स भी तैयार हो जाएंगे आप। फाइन। तो लंबन विधि क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। दीवार पर कोई एक पॉइंट मार्क कर लो और उसके सामने एक पेंसिल को पकड़ लो। ठीक है, पेंसिल को पहले अपनी बाई आंख, उसको ये कह देते हैं अपन, उससे देखो। एक आंख को बंद रखना है और दूसरी से देखना है। फिर यही काम दाहिनी आंख बी से देखना है, उस समय पर आपकी बाई आंख बंद रहनी चाहिए। आप देखेंगे कि बिंदु के सापेक्ष आपकी पेंसिल की जो स्थिति है वो चेंज होगी, शिफ्ट होगी। करके देखो इसको, पॉज करके। ये विधि कहलाती है लंबन विधि। और अवलोकन बिंदु के बीच की दूरी को आधार कहते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर आधार क्या है, आंखों के बीच की दूरी है। फाइन। अब ये सिंपल जो पैरेलैक्स मेथड होता है इसको अप्लाई करेंगे किसी तारे की दूरी को ज्ञात करने के लिए। पृथ्वी से किसी ग्रह या तारे की जो दूरी है काफ़ी होती है ना। इसको लंबन विधि द्वारा मापा जाता है। फाइन। तो लंबन विधि द्वारा दूर कोई ग्रह है एस का मतलब स्टार कह दिया, तारा की दूरी डी को मापने के लिए हम पृथ्वी पर दो बिंदु, दो वेधशालाएं, दो प्रयोगशाला ए और बी से देखते हैं। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आधार कहलाएगी आपकी, है ना। ओके। और इन दो दिशाओं, तारे को पहले ए से देख रहे हैं, बी से देख रहे हैं, दोनों दिशाओं के बीच के बना हुआ ये कोण है, ये पैरेलैक्स एंगल लंबन कोण कहा जाता है। फाइन। ओके। अब चूंकि हमारा ग्रह बहुत दूर है, तो अगर कहीं हमको जरूरत पड़े, कोण निकालने में जरूरत पड़ेगी, चाप बटा तिरछा करते हैं ना, बी बटा डी। तो भाई ये दूरी, बहुत बड़ी दूरी का बहुत छोटी दूरी में भाग लगाते हैं तो इकाई से कम आएगा, तो हमारे पास कोण इसमें छोटे होते हैं। फाइन। तो हम इस ए बी को वृत्त का एक चाप मान लेते हैं जिसका केंद्र एस है। ओके। बी चाप की लंबाई कहलाएगी, एस वृत्त का केंद्र कहलाएगा। तो अगर ये कोण हम कहें तो कोण क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, है ना। ये त्रिज्या हो जाएंगी आपकी ए एस तथा बी एस, ये डी त्रिज्या हो जाएंगी हमारी। अब फिर कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, कोण रेडियन में, इसको हमने चाप मान लिया। तो बी बाई डी लिख सकते हैं। हमको डी याद करना है, तो क्या डी को हम ऐसा लिख सकेंगे, थीटा का भाग लगा दें। तो देखिए कितना सिंपली हमने तारे की दूरी लंबन विधि से ज्ञात कर ली। डी क्या है, दूर स्थित ग्रह या तारे स्टार की दूरी। क्लियर। ओके। अब कुछ कोणों की जरूरत पड़ती है यहाँ, क्योंकि कोण छोटे होते हैं तो हमने इकाइयों में वैसे डिस्कशन किया था। समतल कोण एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। 360 डिग्री किसके बराबर होता है भाई, 2 पाई रेडियन के, है ना। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 2 का भाग लगा दें, 180 हो गया ना, पाई बाई 180। और 180 का भाग लगाओ किसमें, 3.14 में। पॉज करके करके देखो तो मास्टरी होती है। क्या है, लगभग इतना आ रहा, 1.7 गुणा 10⁻⁻2 रेडियन। तो इसको आगे याद ही रखना, काम में आएगा लंबन विधि पर जो न्यूमेरिकल आएंगे, आंक के प्रश्न आएंगे, कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1.7 इंटू 10⁻2 रेडियन। और 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट के बराबर कोण। मिनट आपका समय की इकाई होती है, साथ ही साथ कोण की भी होती है। ठीक है।
तो यदि मेरे को एक मिनट में कितना कोण होता है, कितना रेडियन होता है, तो 60 का और भाग लगाएंगे। 60 का भाग लगा के देखो 1.7 इंटू 10 के घात माइनस 2 में क्या लगभग इतना आ रहा है, 2.9 इंटू 10 के घात माइनस 4 रेडियन। तो आप ये याद रखिएगा, आपके न्यूमेरिकल में अंक के क्वेश्चन में काम में आएंगे कि 1 डिग्री में इतना रेडियन और 1 मिनट में इतना रेडियन। बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। सर मिनट कैसे पढ़ रहे हैं? यहाँ पर एक डैश लगा रहता है उसको मिनट कहते हैं, और डबल डैश लगा रहता है उसको क्या कहते हैं? सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, जैसे समय में होते हैं वैसे कोण में भी होते हैं, इकाई वैसी वही नाम की होती है। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इतना रेडियन हो गया। तो हमसे कोई पूछे 1 सेकंड में कितना रेडियन होगा, तो 60 का और भाग लगाएंगे, लगा के देखो तो पता लगेगा 4.8 इंटू 10 के घात माइनस 6। तो आप ये याद रखिएगा 1 डिग्री में कितना रेडियन, 1 मिनट में और 1 सेकंड में। ये इससे संबंधित क्वेश्चन में काम में आते हैं। फाइन। अब लंबन विधि पर एनसीईआरटी का एक उदाहरण ले लेते हैं 2.2 कि एक आदमी अपने पास के टावर की दूरी का अनुमान लगाना चाहता है। वह टावर सी, ये सी की स्थिति पे टावर है। आपकी स्क्रीन पर एक पेंसिल को लंबवत रख लो, वो टावर मान लो, है ना। ए बिंदु पर खड़ा हुआ है व्यक्ति और एसी के अनुरूप एक बहुत दूर की वस्तु ओ को देखता है, जैसे कोई तारा उसको देखता है। अपन ने दीवार पर एक पॉइंट मान लिया था, फिर पेंसिल को देखा था ना, वैसे ही तो एक तारा बहुत दूर है, उसके रेफरेंस से बात करेंगे, तारा तो फिक्स रहेगा, है ना। फिर वह एसी के लंबवत बी तक 100 मीटर की दूरी तय करता है। एसी के लंबवत बी तक, ये लंबवत है 90 डिग्री, 100 मीटर की दूरी तय करता है, बी तक आता है। फिर पुनः ओ और सी को देखता है, उस तारे की ओर देखते हुए सी को देखता है। चूंकि ओ बहुत दूर है इसलिए व्यवहारिक रूप से बीओ की दिशा, बीओ की दिशा एओ के समान ही मानी जाएगी। ए से ओ की तरफ देख रहे हैं या बी से ओ की तरफ देख रहे हैं तो एक जैसी हो तो। लेकिन वह सी की दृष्टि रेखा, जब सी की तरफ देख रहा है ना, को एक कोण थीटा बराबर 40 द्वारा दृष्टि की मूल रेखा से स्थानित करता है। पहले अपन ए सी देख रहे थे भाई, वहां से जब बी से देख रहे हैं तो एक कोण बनाता हुआ, ये थीटा लंबन कोण के रूप में जाना जाता है। टावर सी की मूल स्थिति ए से दूरी का अनुमान लगाइए, ये एग्जांपल है अपना। तो चित्र में देखें ध्यान से अपन, टेन थीटा। टेन थीटा क्या है भाई? लंब बटा आधार। लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? ए सी। ठीक बात है, देखते चलो। अच्छा, सॉल्व करते जाना, नोट्स बनाते चल रहे हो ना। अच्छा, ए सी अपने को ज्ञात करना है, तो ऐसा लिख सकते हैं ए बी बटा टेन थीटा। हाँ लिख सकते हैं। थीटा कितना दे रखा है अपने को? 45। ए बी की दूरी कितनी है भाई? 100 मीटर। अच्छा, 10 45 कितना होता है बताओ? 10 45 डिग्री कितना होता है? 1 रख दो। तो ए सी की दूरी कितनी आ गई? 100 मीटर। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उदाहरण है एनसीईआरटी का। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा को दो विपरीत बिंदु ए और बी से प्रेक्षित किया जाता है। प्रेक्षण की दो दिशाओं द्वारा चंद्रमा पर अंतरित कोण है 1 डिग्री 54 मिनट। ये कोण पृथ्वी का व्यास लगभग 1.276 गुणा 10⁷ मीटर हो तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की गणना करो। एनसीईआरटी का एक उदाहरण लिया हमने 2.3। फाइन, ओके। अब चूंकि लंबन कोण की बात करें अपन, वो दे रखा हमको 1 डिग्री 54 मिनट, तो इसको मिनट में चेंज करें। 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, 60 में 54 को जोड़ दें तो 114 मिनट आ गया, राइट। ओके, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से गुणा कर देंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने बताया था 1 सेकंड में 4.8 इंटू 10⁻⁶ रेडियन होता है इस लेक्चर में, है ना। इसको पीछे बैक करके देखें आप, 1 सेकंड में 4.8 इंटू 10⁻⁶ रेडियन होता है, याद रखें नहीं तो गणना करनी पड़ेगी अपने को। तो रख दें वैल्यू, तो 1 सेकंड में इतने रेडियन है। क्योंकि एसआई हमारी इकाई फिजिक्स में यूज करते हैं जो कि रेडियन होती है कोण की, तो हमने रेडियन में चेंज किया इस तरीके से, इसको गुणा करके। फाइन, तो गुणा करके देखो एक बार वीडियो को पॉज करके, क्या लगभग इतना आ रहा है 3.28 इंटू 10⁻² रेडियन। तो लंबन कोण का मान आ गया इतना, राइट। अब लंबन कोण चाप बटा त्रिज्या, क्योंकि ये दूरी ज़्यादा होती है डी, और पृथ्वी पर दो बिंदु कम दूरी पर आपके। फाइन, तो इसको चाप मान लेते हैं, चाप बटा त्रिज्या बी बाई डी होगी, राइट। अपने को चाहिए कैपिटल डी,
है ना, तो बी बाई थीटा हो गया, मान रख दें। बी, पृथ्वी पर दो बिंदु ए और बी हमने व्यास के अभिमुख लिए हैं 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर, है ना, और ये थीटा का मान रख दिया हमने 3.28 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। अब ये भाग लगाएं, भाग लगा के देखो तब कॉन्फिडेंस आएगा जब आंसर आपका लगभग मैच करेगा। क्या लगभग इतना आ रहा है 3.89 इंटू 10⁸ मीटर, दशमलव में आपका थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है ना, उसकी चिंता ना करें। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब ग्रह का आकार तथा कोणीय व्यास किस प्रकार से मापा जाता है, लंबन विधि का ही उपयोग किया जाता है। देखें कैसे, है ना, यूं मान लो उल्टा चित्र है। यदि डी ग्रह का व्यास है, कोई ग्रह है पृथ्वी से देख रहे हैं अपन, उसका ये व्यास है, ग्रह के कोणीय आकार, कोणीय आकार मतलब ये अल्फा, इसके दो विपरीत बिंदु कितना कोण बना रहे हैं पृथ्वी पर ग्रह के व्यास स्मॉल डी द्वारा अंतरित कोण कोणीय व्यास कहलाता है। तो कोण वही चाप बटा तिरछा डी बाई डी कह सकते हैं अपन। अल्फा कोण को पृथ्वी पर एक ही स्थान से मापा जा सकता है। जब ग्रह के व्यास के दो विपरीत बिंदुओं को दूरबीन के माध्यम से देखा जाता है तो ये दो दिशाओं के बीच का कोण होता है। दूरबीन से हम देखते हैं ग्रह की ओर, तो ये दो दिशाएं हैं ना, AO और BO, इनके बीच का कोण है ये अल्फा, लंबन कोण अपना। तो यहाँ से स्मॉल डी अगर अपन ज्ञात करना चाहें तो अल्फा गुणा डी, कैपिटल डी कह देंगे, है ना। चूंकि डी ज्ञात होता है हमें, तो ग्रह का व्यास स्मॉल डी का निर्धारण किया जा सकता है। क्लियर हो गया। चलिए ग्रह के व्यास पर एक प्रश्न ले लेते हैं। ये NCERT का उदाहरण 2.4 है, जो कि JEE 2022 में भी पूछा गया था कि सूर्य का कोणीय व्यास 2000, ये डबल जो आपके डैश लगे हुए हैं ये सेकंड का निरूपण होता है, 2000 सेकंड मापा जाता है। ये अल्फा का मान 2000 सेकंड मापा गया। पृथ्वी से सूर्य की दूरी गिवन है हमको 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो सूर्य का व्यास कितना है, स्मॉल डी का मान हमसे पूछा गया है। फाइन। सूर्य का कोणीय व्यास की बात करें, चाप बटा तिरछा लगा सकते हैं अपन, है ना। अच्छा, वो लगाने से पहले एक बार रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। 2000 सेकंड हमने बताया था, एक सेकंड में 4.8 इंटू 10⁻6 रेडियन होता है। गुणा करके देखो एक बार, है ना, साथ की साथ करते चलो इस लेक्चर में, है ना। पॉज करो एक बार, आगे नहीं जाए वीडियो, और गुणा करके देखो लगभग इतना आ रहा नहीं आ रहा, तो कॉन्फिडेंस आएगा, मास्टरी होगी, समझ में आता रहेगा। फाइन, ओके। लेकिन कोण क्या होता है, चाप बटा तिरछा, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो सूर्य का व्यास क्या है, यहाँ पर स्मॉल डी है, तो स्मॉल डी का मान क्या होगा, अल्फा इंटू कैपिटल डी। फाइन। अब हम मान रख सकते हैं अल्फा रेडियन, रेडियन में क्यों रखा, रेडियन SI इकाई होती है, फिजिक्स में भौतिकी में हम SI इकाई का यूज करते हैं। कैपिटल डी पृथ्वी से सूर्य की दूरी है जो दे रखा है क्वेश्चन में, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब इसको गुणा करके देखो क्या लगभग इतना आ रहा है आपका, तो ये आ गया सूर्य का व्यास। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब ई तक हमने बहुत बड़ी बड़ी दूरियों का मापन किया, सूर्य की, तारों की दूरी, है ना, सूर्य का व्यास, किसी जैसे चंद्रमा का व्यास, ये सब बातें की। अब बहुत छोटी दूरियों का मापन, जैसे अणु का आकार का एस्टिमेशन करना है ना, तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, छोटी दूरियों का मापन स्टार्ट करते हैं किससे, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से, जिसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अति सूक्ष्म दूरियों के मापन में किसका उपयोग करते हैं, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। अच्छा, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी होती है वो सूक्ष्म वस्तु पर अंतरित दृश्य कोण को प्रेक्षित करती है। कितना कोण, जैसे वो अभी लंबन कोण बनाया था ना, ऐसा कोण दृश्य कोण कहलाता है इस केस में। ये कोणीय विभेदन की सीमा कहलाती है कि कितने कोण से उस वस्तु को देख सकता है, कोणीय विभेदन की सीमा कहलाता है। और प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की कोणीय विभेदन की सीमा इस सूत्र से दी जाती है, थीटा नॉट बराबर 1.22 लैम्डा बाई ए। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कहाँ से आया, ये 12वीं क्लास में इसको डिराइव किया जाएगा, इसका व्युत्पन्न किया जाएगा, 12वीं के सिलेबस में है ये, सेकंड NCERT में 12वीं में
प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी। तो चिंता ना करें, अभी फिलहाल इसको याद रख लें, फाइन, क्योंकि यहाँ अति सूक्ष्म दूरियों का मापन हो रहा है, तो हम रेफरेंस ले रहे हैं फिजिक्स में किसी भी उपकरण का। ओके, और रेखीय विभेदन की सीमा का ये सूत्र होता है 1.22 f लैम्डा बाई ए। फिलहाल याद रख लें, क्या बताया हमने, 12वीं में इनका व्युत्पन्न होगा, 12वीं की भौतिकी के अंदर। ओके, एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग करती है, प्रकाश का। उसे हम क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। और दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य की सीमा होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10। ओके, मीटर, तो पहले मीटर में फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट करके देखो, है ना, कॉन्फिडेंस आएगा, खुद को भी अच्छा लगता है। पहुँच करके क्या लगभग इतना आ रहा है, 0.0004 mm से 0.007 mm तक। तो देखो ये जो रेखीय विभेदन की सीमा है अनुक्रमानुपाती लैम्डा के, तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कितनी छोटे कणों को माप सकता है, 0.0004 mm तक के आकार के कणों को माप सकता है। बात समझ में, लगभग इतने मिलीमीटर तक के कणों को माप सकता है कौन, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी। ओके, अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की बात करें, बहुत ऐसा बड़ा सा डिवाइस होता है ये, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। इंडिया में ही मेरी जानकारी में जितना है 3-4 ही हैं केवल, है ना, रुड़की यूनिवर्सिटी में हमने देखा था इसे। 0.0004 mm से छोटे आकार को मापने के लिए दृश्य प्रकाश का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसके बजाय एक इलेक्ट्रॉन तरंग पुंज का प्रयोग किया जाता है 0.0004 mm से छोटे कणों को मापने के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य होती है एक एंगस्ट्रॉम के एक अंश जितनी छोटी होती है, आप मान सकते हैं उसकी कोटि 0.1 एंगस्ट्रॉम की होती है। 0.6 एंगस्ट्रॉम विभेदन वाले ऐसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बनाए जा सके हैं जो एक पदार्थ में परमाणुओं और अणुओं को भी विभेदित कर सकते हैं। छोटे छोटे कण, अणु परमाणु जैसी चीज़ों को विभेदित कर लेते हैं। तो ऐसे अणु परमाणु जिनका की आकार 0.6 एंगस्ट्रॉम का होगा, वो किससे नापे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। लेकिन इनसे छोटे नापना है तो काम में लेते हैं सुरगन सूक्ष्मदर्शी, टनलिंग माइक्रोस्कोप। ऐसा डिवाइस होता है, बहुत तेजी से इस पर रेडिएशंस डालते हैं किसी सैंपल पर, है, तो 0.6 एंगस्ट्रॉम से भी कम की। तो 1 एंगस्ट्रॉम से सूक्ष्मतर, उससे बहुत छोटे विभेदन को बेहतर प्राप्त किया जाता है इस डिवाइस से, इस उपकरण से। उसको क्या कहते हैं, सुरगन सूक्ष्मदर्शी। सुरगम सूक्ष्मदर्शी से अणुओं के आकार का बेहतर मापन संभव हो पाया है इस डिवाइस से, है ना। अब अभी तक बड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड थे, है ना, बड़े बड़े उपकरण चाहिए थे आपको, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, टनलिंग माइक्रोस्कोप, सुगमन सूक्ष्मदर्शी, है ना। लेकिन कोई सिंपल मेथड है क्या, यस, एक सरल मेथड भी है। इस सरल विधि को समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे, ओलिक अम्ल के आणविक आकार का आकलन। इस मूल विधि का मूल आधार क्या है कि ओलिक अम्ल द्वारा जल के पृष्ठ पर एक आणविक परत बनाई जाती है। एक अणु मोटाई की परत बना लेता है ओलिक अम्ल, इसलिए ओलिक अम्ल को लिया गया है। तो हम उस परत की मोटाई ज्ञात करेंगे जिससे अणु का व्यास ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो इस विधि का मूल आधार है। ओलिक अम्ल क्या होता है, एक साबुनी द्रव होता है ना, सॉपी लिक्विड होता है, जिसके अणुओं का आकार लगभग 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है। 10⁻⁹ मीटर यानी 1 नैनोमीटर की कोटि का होता है। इस कोटि के अणुओं का आकार का मापन करना अपने को। तो कैसे करते हैं, अल्कोहल में ओलिक अम्ल के एक सेमी क्यूब को घोल लेते हैं, है ना, जिससे कि 20 सेमी का घोल तैयार हो जाए। 20 सेमी का घोल तैयार हो जाए, फिर इस घोल का 1 सेमी ले लेते हैं, 20 सेमी में से 1 सेमी ले लिया इसमें से,
और अल्कोहल का उपयोग करके इसका आयतन 20 सेमी फिर से कर लेते हैं, यानी इसको और डाइल्यूट कर लेते हैं, जिससे इसकी सांद्रता, भाई 20 में से 1 लिया था तो 1/20 है ना, फिर इसमें और अल्कोहल मिला दिया, अब इस घोल की सांद्रता हो गई 1/20 गुणा 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक अम्ल प्रति सेंटीमीटर क्यूब। एक बड़े बर्तन में पानी की सतह पर कुछ लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क दिया। लाइकोपोडियम पाउडर की एक पतली परत जल के पृष्ठ पर बन जाती है, एक पतली परत बन गई। ओके, फिर उस पहले से बनाए हुए घोल की एक बूंद इस परत पर रखते हैं, लाइकोपोडियम पाउडर पर। तो ओलिक अम्ल की यह बूंद सतह पर आणविक मोटाई की एक पतली बड़ी वृत्ताकार फिल्म बना लेती है, पतली वृत्ताकार फिल्म बना लेती है, फैल जाती है जो। अब जल्दी से करते क्या है, इस पतली फिल्म के व्यास को जल्दी से मापकर इसका क्षेत्रफल A ज्ञात करेंगे। ये लाइकोपोडियम पाउडर है, ऊपर डाल देते हैं, इस पर एक ड्रॉप डालते हैं जो इसके ऊपर एक वृत्ताकार फिल्म के रूप में फैल जाती है, ऐसे वृत्ताकार फिल्म के रूप में फैल गई। इसको फटाफट से नाप लेते हैं, इसके व्यास को नापा है ना, तो किसी वृत्त का व्यास यदि हमें पता हो तो त्रिज्या पता लग जाती है, त्रिज्या पता लग गया तो क्षेत्रफल पता लग गया। बात समझ में आ गया। मान लीजिए आपने पानी में n बूंदें गिराई है ना, यदि प्रत्येक बूंद का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है तो विलयन की n बूंदों का आयतन कितना होगा, n गुणा 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। इस घोल में ओलिक एसिड की मात्रा कितनी हो गई, सांद्रता क्या थी, 1/20 गुणा 20 है ना, तो n से गुणा कर दिया इस घोल के अंदर। अब फिल्म की मोटाई ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे, फिल्म के आयतन में फिल्म का क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे। फिल्म का आयतन पता ही है, क्षेत्रफल हमने A ज्ञात कर लिया था, उसका भाग लगा दिया इसके अंदर, ये फिल्म की मोटाई हमको प्राप्त हो जाती है। ये मानते हुए कि फिल्म एक आणविक मोटाई की है तो ये ओलिक अम्ल के अणु का आकार, यह व्यास बन जाता है। क्लियर है। इसको लिखकर प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। फाइन। इस मोटाई का मान लगभग -10⁻⁹ मीटर की कोटि का प्राप्त होता है। तो जितनी फिल्म की मोटाई है वही अणु का व्यास है या आकार है। क्लियर। अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि नाभिक का आकार क्या होता है, 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर के पास। इसको थोड़ा सा बड़ा सोचें, को बड़ा कर तीक्ष्ण पिन की नोक, एक पिन की नोक 10⁻⁵ से 10⁻⁴ मीटर के पास में होती है, के बराबर मान लें इसका नाभिक का आकार। तो परमाणु का आकार कितना बड़ा हो जाएगा, बड़ा अच्छा है, एनसीईआरटी का उदाहरण है 2.5, अच्छा है। प्रश्न के अनुसार आकार को कितना बढ़ाया आपने, किस फैक्टर से बढ़ाया, F मतलब फैक्टर, 10⁻⁵ जितना सोचा हमने, जबकि था कितना 10⁻15, तो कितना गुणा बढ़ा दिया आपने, 10⁻10 गुना बढ़ा दिया। बात समझ में आ रही है। तो एक परमाणु का आकार 10⁻10 गुना करना होगा हमको, अभी जितना है, तो परमाणु का नया आकार कितना हो जाएगा, इस फैक्टर से बढ़ जाएगा वास्तविक आकार 10⁻10, और परमाणु का आकार होता है 10⁻−10 मीटर, तो ये तो कट जाएगा, तो 1 मीटर आ जाएगा परमाणु का नया आकार, है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यदि किसी परमाणु में नाभिक का आकार उतना ही छोटा होता है जितना छोटी लगभग 1 मीटर व्यास के गोले के केंद्र पर रखी तीक्ष्ण पिन की नोक बनी होती है। मतलब कि भाई नाभिक तो परमाणु में होता है, परमाणु यदि 1 मीटर है, ध्यान दीजिए, परमाणु का आकार अगर 1 मीटर है तो नाभिक पिन की नोक के बराबर है, पिन की नोक के बराबर होगा, उसके केंद्र पर नोक रख दी। क्यों, नाभिक कहाँ होता है, परमाणु के केंद्र पर होता है। क्लियर है ये वाली बात। अब लंबाई की परास, अंग्रेजी में कहते हैं रेंज परास को। परास का मतलब कहाँ से कहाँ तक, रेंज ऑफ लेंथ। हमने देखो बड़ी से बड़ी लंबाई को नापा, छोटी छोटी लंबाई। तो ब्रह्मांड में वस्तुओं का आकार एक परमाणु के छोटे नाभिक जो 10⁻⁻15 से 10⁻⁴ मीटर होता है कि कोटि के आकार से लेकर
अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की सीमा ब्रह्मांड को 10⁻26 मीटर तक अभी तक प्रेक्षित किया गया, कोटि के आकार तक होती है। तो लंबाई कहाँ से कहाँ तक मापी गई है? 10⁻14 से 10⁻26 मीटर के मध्य में। तो सूक्ष्म भी नापी गई हैं, बड़ी भी, तो उनके कुछ मात्रक होते हैं अलग अलग। वैसे इसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रेफर किया था फर्स्ट में, जिन्होंने देखा कि भौतिक राशि व उनके मात्रकों पर बात की थी, उनकी इकाइयों पर बात की थी, एक बार उसको भी रेफर करना। यहाँ तो बता ही रहे हैं, एक फर्मी छोटी इकाइयाँ है ना, नाभिक में नापते हैं, एफ से निरूपित करते हैं 10⁻15 मीटर। एंगस्ट्रॉम नापते हैं 10⁻10 मीटर। खगोलीय बड़ी इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अंग्रेजी में कहलाती है क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसलिए एयू कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य 1.5 × 10⁻11 मीटर। खगोलीय दूरी इकाई का मतलब पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कहलाती है। प्रकाश वर्ष में भी नापते हैं खगोलीय दूरी को, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट ईयर, इसलिए एल वाई का एक लाइट ईयर एल वाई, ठीक है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है। ये किसे कहते हैं? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से तय करता है। प्रकाश का वेग होता है, याद रखना, एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा वो प्रकाश वर्ष कहलाता है, वो होता है 9.46 10⁻15 मीटर। फिर पारसेक 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। पारसेक क्या होता है? ये वह दूरी होती है जिस पे पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक चाप सेकंड के बराबर का कोण अंतरित करती है। जिस दूरी पर जाकर इतना कोण बनाएगी पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या, वो दूरी कहलाती है 3.08 × 10⁻16 मीटर। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, कंपटीशन में, चयन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया पारसेक किसे कहते हैं। फाइन। अब लंबाई के बाद द्रव्यमान के मापन का वक्त है ना, तो द्रव्यमान के मापन की बात करें। देखिए, आपने देखा होगा आमतौर पर सब्जी, फल, राशन हम लेके आते हैं, उसको एक भौतिक तुला जैसे चित्र में दिखाया गया है, इसके द्वारा किराने की दुकानों पर इसका उपयोग होता है। तो सामान्य वस्तुओं का द्रव्यमान तो किससे नापते हैं? भौतिक तुला बोलते हैं, इनसे नापते हैं अपन। अब ब्रह्मांड में बड़े द्रव्यमान जैसे ग्रह तारे हैं, उसको तो तराजू से नहीं तोल सकते, उसके लिए गुरुत्वाकर्षण विधि का उपयोग किया जाता है, केपलर के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसी में फर्स्ट एनसीईआरटी 11th की लास्ट चैप्टर आएगा गुरुत्वाकर्षण, उसमें हम पढ़ेंगे कि केपलर ने नियम दिया था, तीसरा नियम, उसमें ये फॉर्मूला आएगा T² = 4π² r³/gm, ठीक है, ओके। इसमें m ग्रह का द्रव्यमान है। इसमें क्या करते हैं, कभी आपने सोचा कृत्रिम उपग्रह क्यों छोड़ते हैं पृथ्वी से, इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं? तो देखिए, हम अपने बारे में भी जानकारी, पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं किससे? ग्रह को छोड़कर। कैसे? ये हमारे पृथ्वी का द्रव्यमान है। अच्छा, जिस कृत्रिम उपग्रह को हम छोड़ेंगे उसका आवर्तकाल होगा, जितनी दूरी पे छोड़ेंगे वो कक्षा की त्रिज्या r हो जाएगी। तो r पता हो जाए, t पता हो जाए, तो m पता हो जाएगा हमारे को। m पता हो गया तो पृथ्वी का द्रव्यमान पता हो गया। पृथ्वी को तराजू में तो तोल ही नहीं सकते, तो ये मेथड रहता है। बात समझ में आई? अब ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज हो गई। बहुत माइन्यूट परमाणु जैसी चीजों को के द्रव्यमान को नापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग किया जाता है, छोटे द्रव्यमान का मापन, राइट। इसमें एक ग्राफ में एक वृत्ताकार पथ बनता है, वो कणों के समान विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण बनता है। उसकी त्रिज्या उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती पाई जाती है। अब ये कहाँ से आया कि एक समान विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में आवेश? ये भी एक 12th का टॉपिक है, 12th की फर्स्ट एनसीईआरटी में आएगा। वहाँ पर देखेंगे कि कण यदि एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होते हैं तो किस प्रकार गति करते हैं। फिलहाल आप याद रखें कि द्रव्यमान किसके अनुक्रमानुपाती होता है? स्पेक्ट्रोग्राफ में बने हुए वृत्तीय पथ की त्रिज्या के, राइट। तो तुलना करके द्रव्यमान का मान ज्ञात कर लेते हैं इस विधि से, है ना, स्पेक्ट्रोमीटर। अब द्रव्यमान की परास कहाँ से कहाँ तक है?
द्रव्यमान को कहाँ से कहाँ तक नापा गया है। ब्रह्मांड में वस्तुओं के द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो 10⁻⁻3 किलोग्राम की कोटि के आसपास छोटे द्रव्यमान से लेकर ज्ञात ब्रह्मांड 10⁻55 किलोग्राम के विशाल द्रव्यमान तक भिन्न हो सकता है द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान की परास क्या हो गई, 10⁻⁻30 kg से 10⁻55 kg तक। फाइन। समय की बात करते हैं। समय का मापन किन विधियों से किया जाता है। एक तो हमारी कलाई घड़ी, घड़ी पहनते हैं अपन, दीवार पे भी घड़ी लगी हुई है आपकी। फाइन। घड़ी का उपयोग समय मापने के लिए किया जाता है, आप जानते हैं। इसमें एक बैलेंस व्हील होता है, उसके कंपन एक साधारण कलाई घड़ी को नियंत्रित करते हैं। यह एक छोटे क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स होते हैं कि कंपन एक कलाई घड़ी को नियंत्रित करते हैं, इसके समय को नियंत्रित करते हैं। ये सिद्धांत होता है घड़ी का मोटे रूप पर, राइट। तो सामान्य समय का मापन किससे करते हैं हम, रिस्ट वॉच या क्लॉक, जिसको कलाई घड़ी या सामान्य घड़ी कहते हैं। फाइन। अच्छा, अब मेन बात पे आ जाए, सीजियम परमाणु घड़ी। सीजियम एक एटम होता है, यह दुनिया का सबसे सटीक समय संसूचक यंत्र होता है, जिसकी सटीकता 300 मिलियन वर्षों में एक सेकंड, 300 मिलियन वर्ष में एक सेकंड को भी नाप लेता है, राइट। यानी एक सेकंड की भी त्रुटि नहीं होती है, ये मान लो, इतनी सटीकता होती है इसमें। तो बहुत ज़्यादा सटीक यंत्र हो गए। समय के भारतीय मानक को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL, जो नई दिल्ली के अंदर है, में एक सीजियम परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाता है। हमारे न्यू दिल्ली के अंदर भी है सीजियम परमाणु घड़ी। बहुत ही सटीक मापन होता है समय का। और हमारे देश में NPL शॉर्ट में कहते हैं इसको, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, फाइन, के पास समय सहित बाकी भौतिक मानकों के रखरखाव और सुधार की जिम्मेदारी होती है। हमारे जैसा ही मानक है ना, समय है, इनके मापन और सुधार की जिम्मेदारी किसके पास है, NPL के पास है, राइट। सीजियम परमाणु घड़ी बेसिकली काम कैसे करती है, थोड़ा सा आइडिया लेके चलें। NCERT में दे रखा है। ये सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्ती कंपन, उसके परमाणु कंपन करते हैं समान समयांतराल में बार बार, उस पर आधारित होती है। एक सीजियम परमाणु घड़ी एक सीजियम परमाणु की आवर्ती को मापकर काम करती है। अब सीजियम परमाणु एक माइक्रोवेव सिग्नल द्वारा उत्तेजित होता है। पहले तो उस पर माइक्रोवेव सिग्नल डाला जाता है, जिससे कि वो उत्तेजित हो जाता है, और परमाणु की आवृत्ति एक संसूचक डिटेक्टर या संसूचक द्वारा नाप लिया जाता है। सीजियम परमाणु की आवृत्ति का उपयोग तब अत्यधिक सटीकता के साथ समय मापने के लिए कर लिया जाता है। सीजियम घड़ी में होता क्या है, कैसे नापते हैं परमाणु के कंपन से। सीजियम परमाणु घड़ी में सीजियम के बहुत सारे समस्थानिक होते हैं। 133 परमाणु की आध अवस्था, अंग्रेजी में कहते हैं ग्राउंड स्टेट की, दो अति सूक्ष्म स्तरों के बीच संक्रमण से संबंधित, जब संक्रमण करता है कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन, तो विकिरण उत्पन्न होती है। विकिरण के इतने सारे कंपन के लिए जितना समय लगता है, उसको एक सेकंड के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, बहुत ही सटीकता से नापा जाएगा, कितनी बड़ी इकाई है, इतने सारे कंपन मिलकर एक सेकंड का निर्माण करते हैं सीजियम घड़ी में। फाइन। अब इसका कुछ फ़ायदा भी है कि नहीं, बहुत कॉस्टली होती है घड़ी, इतना खर्चा लगता है इनके रख रखाव के लिए। हाँ, बहुत सारा है उपयोग है। सीजियम परमाणु घड़ियों का उपयोग नेविगेशन, दूरसंचार, वैज्ञानिक अनुसंधान सहित कई अनुप्रयोगों में किया जाता है। नेविगेशन मतलब दिशा बताने में, जैसे गूगल मैप काम में लेते हैं ना, ऐसे। नेविगेशन में GPS उपग्रहों को समकालित करने के लिए सीजियम परमाणु घड़ी, जो हम कृत्रिम उपग्रह, जियो पोजिशनिंग सैटेलाइट है, जिससे आपका इंटरनेट चल रहा है, ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, तो उसके लिए हमें GPS उपग्रहों की ज़रूरत पड़ती है।
तो उसको सही दिशा के अंदर लेके जाना है हमको। और वो कैसे काम करता है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उपग्रह को भी उतना ही समय लगना चाहिए, समकालिक का मतलब। तो उसको उस समय के साथ सेट करना, उसके लिए कौन काम में आती है, सीजियम एटॉमिक क्लॉक, सीजियम परमाणु घड़ी ही काम में आती है। दूरसंचार में सीजियम परमाणु घड़ियों का उपयोग नेटवर्क को समकालिक करने में किया जाता है ना। आपके इंटरनेट से टाइम सेट होता है दुनिया का। तो वो इंटरनेट का टाइम सेट कौन करती है, सीजियम की घड़ियाँ, सीजियम परमाणु घड़ियाँ। वैज्ञानिक अनुसंधान में सीजियम परमाणु घड़ियों का उपयोग अत्यधिक सटीकता से समय को मापने के लिए किया जाता है। फाइन। सीजियम परमाणु घड़ियों के लाभ, कुछ एडवांटेज भी है कि नहीं। सीजियम परमाणु घड़ियाँ दुनिया में सबसे सटीक समय संसूचक यंत्र है, जिनकी सटीकता 300 मिलियन वर्षों में 1 सेकंड, यानी त्रुटि आएगी तो 1 सेकंड के से कम की आएगी, ये 1 सेकंड के आसपास तक आएगी, वो भी 300 मिलियन वर्षों में, यानी बहुत ज़्यादा है ना एक्यूरेट होती हैं घड़ियाँ। सीजियम परमाणु घड़ियाँ बहुत ही विश्वसनीय होती हैं, इनकी लंबी उम्र होती है और इतना ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। फाइन। अब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे हम मापन के उपकरण, जैसे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, है ना। ये बेसिकली मापन से ही रिलेटेड है, लंबाइयों के छोटे मापन से रिलेटेड है। इन पर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो डिटेल लेक्चर लेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज और इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं।